अस्सलाम वालेकुम। आई एम न्यूशा आदर फ्रॉम किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी और आज जो हमें टॉपिक डिस्कस करना है दैट इज सर्कुलेशन फिजियोलॉजी। अब सर्कुलेशन फिजियोलॉजी आपके जो आप हार्ट की फिजियोलॉजी पढ़ते हो उसी कॉन्टिन्यूशन के अंदर है, यानी वो फीचर्स, वो कंपोनेंट्स जो कि पूरे आपके सर्कुलेटरी सिस्टम जो है उसको कंप्लीट करती हैं, कनेक्ट करती हैं हार्ट को आपके पेरिफेरल टिश्यूज से, आपकी पूरी बॉडी से कनेक्ट करी होती हैं। हम आज उस चीज़ के बारे में बात करेंगे जिसके अंदर आपकी ब्लड वेसल्स और ब्लड आता है। इसी के साथ साथ उसके अंदर उसकी रेजिस्टेंस, फ्लो, उस सब के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो हमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलेशन पता होनी चाहिए वो ये कि जो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कंप्लीट सर्किट बनता है। एक कंप्लीट सर्किट कैसे बनेगा कि आपके पास एक हार्ट होता है, हार्ट से कुछ वेसल्स राइज करती हैं। अब ये आपके पास एक हार्ट है, ठीक है, इसके 4 चैम्बर्स हैं। हार्ट के बारे में हम लोग पहले पढ़ते आए हैं। आपकी पूरी बॉडी से जितनी भी वेन्स हैं वो ब्लड को लेकर आती हैं आपके राइट एट्रियम के अंदर, वहां से ब्लड पास करता है, लंग्स के अंदर जाता है, वेंट्रिकल से देन आयोटा में पास करता है और आर्टरीज के थ्रू अगेन आपकी पूरी बॉडी के अंदर पास किया जाता है। तो वेन्स और आर्टरीज ऐसी वेसल्स हैं जो कि आपके ब्लड को हार्ट तक लेकर आ रही हैं और वहां से लेके जा रही हैं रिस्पेक्टिवली। यानी वेन्स वो वेसल्स हैं जो कि आपके हार्ट तक ब्लड को लेकर आती हैं और आर्टरीज वो वेसल्स हैं जो कि आपके हार्ट से अवे लेकर जाती हैं ब्लड को टू द पेरिफेरी, टू ऑल द टिश्यूज ऑफ योर बॉडी। अब इसके अंदर क्या होता है कि आपके पास 2 सर्किट्स बनते हैं। सबसे पहले ये जो पहला सर्किट आपको मैंने बताया कि हार्ट से ब्लड जाता है टुवर्ड्स योर लंग्स, इसको हम पल्मोनरी सर्किट बोलते हैं। दूसरा सर्किट होता है हार्ट के जो वेंट्रिकल्स हैं उसमें आयोटा में ब्लड जाता है और वो आपकी पूरी बॉडी के अंदर जाता है। इसको हम बोलते हैं कि ये आपके पास सिस्टमिक सर्कुलेशन है। अब हमारे पास 2 टाइप ऑफ सर्कुलेशन हो गई। आर्टरीज वो वेसल्स हैं जो कि हार्ट से अवे ब्लड लेके जाती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। इसके अगर हम मजीद इसको डिवीजन करें तो लेट्स से ये आपका हार्ट है, यहाँ से जो वेसल्स राइज कर रही हैं वो आर्टरीज हैं। आर्टरीज क्या करेंगी, फर्दर जाके स्मॉल वेसल्स के अंदर डिवाइड होंगी जिसको हम बोलेंगे आर्टीरियोल्स। आर्टीरियोल्स फर्दर कैपिलरीज में डिवाइड होंगे। अब कैपिलरी क्या चीज होती है, ये बिल्कुल आपके पास वन सेल लेयर वेसल बन जाती है, इतनी थिन होती है कि सिर्फ एक सेल की उसकी जो है वो बाउंड्री बनी होती है। इन कैपिलरीज से आपके पास छोटे छोटे वेन्यूल्स बनेंगे। वेन्यूल्स आपके पास फर्दर कंप्लीट वेन्स बनाएंगे और वेन्स जाके दोबारा हार्ट के अंदर आपको ब्लड जो है वो सप्लाई करेंगे। तो इस तरह से ये एक कंप्लीट सर्किट बन जाता है आपका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इन वेसल्स के थ्रू। तो दीज आर अबाउट जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं ऑफ योर सर्कुलेटरी सिस्टम। नेक्स्ट आपके पास बेसिक प्रिंसिपल्स आते हैं सर्कुलेशन के। प्रिंसिपल्स में आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं जो हम इसमें स्टडी करेंगे, वो ये कि आपका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो डिपेंड करता है आपकी बॉडी की नीड पे। अगर आपकी बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है, जैसे एक्सरसाइज की कंडीशन में या जैसे आप माउंटेन क्लाइंबिंग करते हो, उस टाइम पर जब आपकी बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन नीड होगी तो आपका ब्लड फ्लो जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन अगर बॉडी को कम ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से ब्लड फ्लो को, जो सर्कुलेशन है ब्लड का, उसको मैनेज किया जाता है, उसको मेंटेन किया जाता है कि ज़्यादा नीड के टाइम पर हम उसको इंक्रीज कर देते हैं और कम नीड के टाइम पर उसको डिक्रीज कर दिया जाता है। इस तरह जो आपका कार्डियक आउटपुट होता है, अब कार्डियक आउटपुट बेसिकली क्या है कि कितना अमाउंट ऑफ ब्लड आपका हार्ट जो है वो पंप करता है। ये कार्डियक आउटपुट इज अ सम ऑफ योर लोकल टिश्यू ब्लड फ्लोज, यानी आपके जो लोग जो टिश्यूज हैं उसके अंदर जो ब्लड फ्लो है उसका सम अगर आप कर दोगे तो ये कार्डियक आउटपुट है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप कह लो कि हार्ट है और बाकी सारी वेसल्स उसके अराउंड जो है वो वेसल्स से कनेक्टेड है, जितना ब्लड उन वेसल्स के अंदर होगा वो तमाम के तमाम को जब मैं सम करूंगी तो दैट इज योर कार्डियक आउटपुट, यानी दैट इज द अमाउंट ऑफ ब्लड दैट इज बीइंग पम्प्ड बाय द हार्ट। नाउ थर्ड थिंग जो आपने इसमें इंपॉर्टेंट है, दैट इज आर्टीरियल प्रेशर जो है उसको इंडिपेंडेंटली कंट्रोल किया जाता है। जो आपकी आर्टरी का प्रेशर जो वो ब्लड पे एक्सर्ट करती है, नो मैटर कि आपका कार्डियक आउटपुट क्या है या लोकल ब्लड फ्लो क्या है,
उस पर डिपेंड नहीं करता। आपकी आर्टरी का जो ब्लड फ्लो है, जो प्रेशर है, उसको इंडिपेंडेंटली आपका जो नर्वस सिस्टम है या ह्यूमरल सिस्टम है वो मेंटेन करता है। अब इसका मतलब क्या है कि अगर किसी भी वजह से आर्टरी के अंदर प्रेशर इंक्रीज कर गया है, नो मैटर कार्डियक आउटपुट डिस्टर्ब हो रहा है या नहीं हो रहा, नो मैटर के लोकल ब्लड फ्लो का क्या चेंज हो रहा है, आपका नर्वस सिस्टम भी एक्टिवेट होगा आपकी आर्टरी के प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, और इसके साथ साथ ह्यूमोरल रिस्पॉन्स, जिसमें हम कहते हैं कि डिफरेंट हार्मोन्स और आयंस इन्वॉल्व होते हैं, वो भी इन्वॉल्व होंगे आपकी आर्टरी के प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट आपके पास चीज़ आती है कि आपके पेरिफेरल फ्लो और रेजिस्टेंस और प्रेशर के अंदर क्या जो रिलेशनशिप है। तो इसके लिए हम एक इक्वेशन लिखते हैं जिसमें आप लिखोगे चेंज इन प्रेशर is equal to the flow into resistance। इसका मतलब क्या है, इससे आप इक्वेशन डिराइव कर सकते हो, चूंकि जो आपका जो फ्लो है, ब्लड फ्लो है एफ, दैट इज इक्वल टू प्रेशर डिफरेंस। अब प्रेशर डिफरेंस किस चीज़ का होता है कि वेसल्स का और उसकी सराउंडिंग का। मैं आपको एक और चीज़ इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, चेंज इन प्रेशर ओवर रेजिस्टेंस। अब इसमें वो चीज़ क्या बता रहा है कि लेट्स से आपके पास एक वेसल है, ये आपके पास एक वेसल बनी हुई है, एक साइड पे प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ पे लेट्स से प्रेशर हाई है और यहाँ पे प्रेशर लो है। ठीक है, तो क्या होगा, जितना प्रेशर का डिफरेंस ज्यादा होगा, यहाँ पर लेट से 80 मिलीमीटर मर्करी प्रेशर है और दूसरी साइड पे आप कह लो कि 60 या 40 मिलीमीटर मर्करी प्रेशर है, तो एक अच्छा खासा डिफरेंस बन जाता है। डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, डेल्टा पी जितना ज्यादा होगा, ब्लड फ्लो उतना ज्यादा जाएगा, ब्लड फ्लो उतना ज्यादा बढ़ेगा। दूसरी चीज ये कि अगर इसी वेसल के अराउंड बहुत सारा प्रेशर में वेसल ब्लड के ऊपर जो है वो एक्ट करना शुरू कर दे, और इससे क्या हो गया, रेजिस्टेंस बढ़ जाए, तो रेजिस्टेंस के बढ़ने से ब्लड का फ्लो कम हो जाएगा। आसान अल्फाज में क्या है कि आपने इमेजिन करना है, एक आपका जो नॉर्मल पाइप हम इस्तेमाल करते हैं वाटर को फ्लो करने के लिए, एक साइड पे अगर बहुत ज्यादा प्रेशर से पानी अगर वहां से आ रहा है और दूसरी साइड पे प्रेशर कम है, तो उनका डिफरेंस बढ़ जाएगा, प्रेशर डिफरेंस बढ़ जाएगा, और पानी का जो फ्लो है वो बहुत फास्ट हो जाएगा। इसी तरह जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसके अराउंड भी, उसके दोनों एंड्स पे भी अगर प्रेशर डिफरेंस ज्यादा होगा तो ब्लड फ्लो इंक्रीज कर जाएगा। दूसरी चीज कि अगर वो वेसल जो है, वो जो पाइप है, वो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस अगर वो एक्सर्ट करना शुरू कर दे वाटर पे, या वेसल्स जो है वो एक्सर्ट करना शुरू कर दे ब्लड पे, तो ब्लड का फ्लो जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो ये आपने इक्वेशन याद रखनी है कि जो ब्लड का फ्लो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी विच इज चेंज इन प्रेशर एंड डिफरेंस ऑफ प्रेशर, और इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस जो कि वेसल एक्सर्ट कर रही होती है आपके ब्लड के ऊपर। दैट इज एन इंटर रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर फ्लो एंड रेजिस्टेंस। देन कम्स योर वेस्कुलर डिस्टेंसिबिलिटी। वेस्कुलर डिस्टेंसिबिलिटी का मतलब क्या है, ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है आर्टरीज या वेन्स की जो अलाउ करती है कि ब्लड, अच्छा लेट्स से आपके पास एक वेसल थी और उसके अंदर से सर्टेन अमाउंट ऑफ ब्लड ने पास करना था, ये हो गया। अब जब हम कहते हैं हार्ट से डायरेक्ट ब्लड फ्लो करता है अयोटा के अंदर, तो बिल्कुल शुरू में तो बहुत ज्यादा ब्लड आना चाहिए ना, क्योंकि डायरेक्ट वेंट्रिकल से सारे का सारा ब्लड जो है वो अयोटा के अंदर पंप किया जाता है, तो बहुत एक प्रेशर के साथ और बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर यहाँ पे अयोटा के अंदर ब्लड पंप किया जाता है। इसके अंदर ये क्या एक प्रॉपर्टी होती है कि ये डिस्टेंसिबल है, यानी ये एकोमोडेट कर लेता है। अगर इसका साइज इतना था और आपने बहुत ज्यादा ब्लड यहाँ पे पंप कर दिया है, तो क्या करेगा, ये थोड़ा सा स्ट्रेच होगा और अकोमोडेट कर लेगा उस ब्लड को अपने अंदर। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डिस्टेंसिबिलिटी। आर्टरीज कुछ हद तक डिस्टेंसिबल होती हैं, लेकिन वेन्स जो है वो सबसे ज्यादा डिस्टेंसिबल हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि जब हार्ट से अयोटा के अंदर ब्लड पंप किया जाएगा, वहां पर आयोटा थोड़ा सा स्ट्रेच होके उस इंक्रीज अमाउंट ऑफ ब्लड को अपने अंदर एक्यूमुलेट करने की कोशिश करेगा। इसके साथ साथ जब नेक्स्ट आप बात करते हो वेन्स की, वेन्स ज्यादा इस आर्टरीज की निस्बत भी ज्यादा डिस्टेंसिबल होती हैं, यानी अगर आपके पास बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा ब्लड है कहीं पर और
आपकी वेन का साइज इतना है, तो क्या होगा कि वेन अपना साइज थोड़ा सा ज्यादा इंक्रीज करके उस ब्लड को भी अपने अंदर अकोमोडेट कर लेगी, राइट। और जो वेन्स की डिस्टेंसिबिलिटी ज्यादा होने का फायदा ये होता है कि आपके वेन जो है वो एज अ रिजर्वायर काम कर रहे होते हैं, कि एक्स्ट्रा ब्लड को यहाँ पे स्टोर कर लेती है, बाकी जितना ब्लड आपको चाहिए होता है वो आपके सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर फ्लो कर रहा होता है। तो वेन्स की इस प्रॉपर्टी का एक और फायदा ये भी है। इसके साथ जो दूसरी चीज है वो ये कि कंप्लायंस क्या होती है। कंप्लायंस इज बेसिकली डिस्टेंसिबिलिटी की वजह से जो अमाउंट ऑफ ब्लड वेसल के अंदर एकोमोडेट हो रही है, जो उसको डिस्टेंड कर रही है, उस चीज को हम बोलते हैं कंप्लायंस। कंप्लायंस इज टोटल क्वांटिटी ऑफ ब्लड दैट कैन बी स्टोर्ड इन अ गिवन पार्ट ऑफ सर्कुलेशन। सर्कुलेशन के अंदर जितनी अमाउंट ऑफ ब्लड स्टोर होगा दैट इज योर कंप्लायंस। और जो प्रॉपर्टी है दैट इज योर डिस्टेंसिबिलिटी। वेसल्स डिस्टेंसिबल होते हैं बट द मोस्ट डिस्टेंसिबल इज योर वेन्स। और ये आपको क्वेश्चन आता भी है कि वेन्स डिस्टेंसिबिलिटी, इसका एक सिनेरियो भी ऐसे बना के आ सकता है कि अगर आप इन्फ्यूजन करते हो ना, लेट्स से कोई आपके पास कोई, ये जो एक्सपेरिमेंट है ये डॉग्स पे किया भी गया है कि नॉर्मल ब्लड फ्लो था उनके अंदर, और हम लोगों ने वॉल्यूम जो सेलीन सोल्यूशन होता है वो हमने उसके उनके अंदर इंजेक्ट किया उनकी वेसल्स के अंदर। तो जो वॉल्यूम था ना वो बहुत ज्यादा राइज नहीं किया गया, जो प्रेशर था वो बहुत ज्यादा राइज हमें ऑब्जर्वेशन के अंदर नहीं आया, क्योंकि वेन्स डायलेट कर गई। वेन्स ने उनकी उन डिस्टेंसिबिलिटी की वजह से ब्लड को अपने अंदर वो जो सोल्यूशन था उसको अकोमोडेट कर लिया, कंप्लाइंट नेचर थी उनकी। तो ये भी होता है कि अगर हम लोग बहुत ज्यादा भी नहीं, एक्सेसिव अमाउंट में नहीं, लेकिन अगर नॉर्मल से ज्यादा ब्लड भी आप इंजेक्ट कर देते हो तो वेन्स उसको एडजस्ट कर लेती हैं। देन आपके पास आता है आर्टीरियल प्रेशर पल्सेशन। आर्टीरियल प्रेशर पल्सेशन क्या है कि अभी जो हम सिनेरियो डिस्कस कर रहे थे कि अगर हार्ट से डायरेक्ट आपका जो ब्लड है वो पंप किया जाता है, ये आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड पंप किया जाता है आपके अयोटा के अंदर। ठीक है, तो अयोटा के अंदर तो एक प्रेशर बना ना, अब अयोटा के जो इस प्रेशर, ये अयोटा है, इसमें एक खास प्रेशर बन जाएगा। उस प्रेशर को हम रीड कर लेते हैं एज एन आर्टीरियल प्रेशर। ये और इसके साथ साथ फर्दर आर्टरीज के अंदर यहाँ पर ये अयोटा, क्योंकि आगे डिफरेंट आर्टरीज के अंदर डिवाइड होता जाएगा, तो इस आर्टरी का भी प्रेशर हम नोट करते हैं। अब आर्टरीज के अंदर जो नॉर्मल प्रेशर रहता है दैट इज हमारे पास 120 और 80। सिस्टोलिक प्रेशर जब वेंट्रिकल कंप्रेस करे होते हैं उस दौरान में आपका प्रेशर होता है 120 मिलीमीटर मर्करी। और अगर हम बात करें कि जब हार्ट रिलैक्स कर रहा होता है तो वहां पर 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी तक प्रेशर जाता है। तो सिस्टोलिक प्रेशर इज 120 मिलीमीटर, डायस्टोलिक प्रेशर इज 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। हमने इसको ऐसे डिवाइड कर दिया। अब एक नॉर्मल रेंज हम लोगों ने ये नॉर्मल रेंज बना दी कि 80 से लेके 120 तक नॉर्मल रेंज है। अब कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसके अंदर एबनॉर्मल आपके पास रेंजेस आ रही होती हैं। अब एबनॉर्मल रेंजेस में सबसे पहले हम बात करें अगर स्टीनोसिस की, स्टीनोसिस का मतलब क्या है। अच्छा, इसके अंदर ना ये चीज आपको एक ये चीज आ रही है, इसको बोलते हैं इंसिसूरा। इंसिसूरा का बनता है, लेट्स से आपका यहाँ से ब्लड पंप हुआ, अयोटा के अंदर आया, अयोटा के अंदर जैसे ब्लड एंटर हुआ उसके अंदर प्रेशर राइज कर गया। अब प्रेशर राइज करने के साथ ही जो आपका सेमील्यूनर वाल्व है ना वो क्लोज भी होगा। यहाँ पे जो सेमील्यूनर वाल्व है उसने क्लोज भी होना है। तो उसके क्लोज हो, जब वो क्लोज होगा तो एक प्रेशर ड्रॉप यूं आएगा। इसके साथ साथ बाय द टाइम प्रेशर फिर ड्रॉप करेगा, फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, प्रेशर राइज करेगा, वॉल्व बंद होगा, और इस तरह। तो ये जो ग्राफ है ना ये ऐसे आता है नॉर्मल वाला। लेकिन अगर हम बात करें स्टीनोसिस की, अगर जो वाल्व है वो क्लोज हो गया है और इतना ज्यादा प्रेशर लगा जो हार्ट जनरेट नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसका जो रास्ता है वो बहुत नैरो हो गया है। जितने अगर इतनी बड़ी वेसल्स में से पहले गुजरना था अब उसको गुजरने के लिए बहुत कम स्पेस जो है वो दी जा रही है, और इससे क्या होगा कि आपका हार्ट पे ना प्रॉपर प्रेशर नहीं पड़ पा रहा। तो इसका जो एबनॉर्मल स्टेट आएगी वो इस तरह से कि जो आपका प्रेशर है वो ड्रॉप कर जाएगा। इसके ऑपोजिट अगर हम बात करें हमारे पास पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस के अंदर या अयोर्टिक रिग्रेटेशन के अंदर, तो इसमें क्या होता है कि अगर हम पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस की बात करें ना, तो जब ब्लड फ्लो करता है अयोर्टा से तो कुछ ब्लड इमीडिएटली पल्मोनरी आर्टरी के अंदर चला जाता है, यानी इस साइड पर ना यहाँ से वेंट्रिकल से अयोर्टा के अंदर जाना था, लेकिन जो पेटेंट डक्टर सोचा है कि यहाँ पर जो आपकी पल्मोनरी आर्टरी है ना उसकी ओपनिंग हो जाती है इसके साथ, अयोर्टा के साथ। तो ब्लड सारे का सारा अयोर्टा में फ्लो करने की बजाय कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड आपकी पल्मोनरी आर्टरी के अंदर चला जाता है। उस वजह से क्या होगा कि आपका ब्लड प्रेशर ड्रॉप कर जाएगा, हार्ट को
पहले से ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी ताकि वो बॉडी की नीड को पूरा कर सके, वहां पे ब्लड फ्लो को पूरा कर सके। तो पहले जब आपका ब्लड फ्लो जो था वो पल्मोनरी में, इसको थोड़ा सा नीट करूँ अगर, ये हार्ट है आपका, और इस वेंट्रिकल से आयोटा के अंदर जाना है। लेकिन एक अबनॉर्मल कंडीशन है कि आयोटा के साथ ही जो हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी थी उसकी ओपनिंग आपस में एबनॉर्म, नॉर्मली ये क्लोज होता है ये पाथवे, लेकिन यहाँ पर एबनॉर्मल कंडीशन में ये ओपन है। तो ब्लड सारे का सारा आयोटा में जाने की बजाय कुछ ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के अंदर चला गया। इस वजह से क्या हुआ कि प्रेशर ड्रॉप कर गया। यहाँ पे देखो कि नॉर्मल से ज्यादा ड्रॉप कर गया, नॉर्मल इतना होना चाहिए था लेकिन ये उससे ज्यादा ड्रॉप कर गया। फिर आपके वेंट्रिकल्स ने मजीद प्रेशर जनरेट किया ताकि हार्ट को जगह जो आपकी बॉडी है उसको नॉर्मल ब्लड पहुंचाया जाए। तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से बन गया कि नॉर्मल से भी ज्यादा प्रेशर आपको लगाना पड़ा। इसी तरह रेगुलेटेशन के अंदर होता है कि जो वाल्व है वो बिल्कुल एब्सेंट होता है। ये जो आपके पास अयोटा का वाल्व है ना, जिसने आउटफ्लो को रोकना था, ये वेसल थी, और इधर एक यूं इस तरह करके वाल्व बना हुआ था जिसने ब्लड को पीछे वापस नहीं आने देना था। रेगुलेट्रेशन वो वाली कंडीशन है जहाँ पे ये जो एओर्टा का वाल्व है यही एब्सेंट होता है। अब इस वाल्व के एब्सेंट होने की वजह से क्या होगा कि ब्लड आगे जाने की बजाय पीछे आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, पीछे आने से क्या होगा, अगेन वही प्रेशर ड्रॉप कर जाएगा बिल्कुल ये, और यहाँ पर दोबारा हार्ट मजीद प्रेशर डालेगा तो ये प्रेशर मजीद बढ़ जाएगा। अब इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर जो पेटेंट डक्टस था उसके अंदर ये इनसे सूरा बन रहा था, लेकिन क्योंकि रेगुलेटेशन के फिनोमेना के अंदर वेल्व है ही नहीं तो उसका क्लोजर होगा ही नहीं, तो यहाँ पर वो इनसे सूरा भी जो है वो नहीं बन रहा बल्कि बिल्कुल स्मूथ सा ग्राफ बन रहा है। तो ये एबनॉर्मल कंडीशंस हैं जिसके अंदर आपका जो आर्टीरियल प्रेशर है, आउटिक प्रेशर है, वो चेंज हो जाता है। देन आपके पास आते हैं, अच्छा हम ना एक एक करके कंपोनेंट डिस्कस करते हैं। अभी हम लोगों ने पहले आर्टरी के बारे में पढ़ा है, अब फिर हम वेन्स के बारे में पढ़ेंगे, देन कैपिलरीज के बारे में पढ़ेंगे। वेन्स के बारे में अगर हम पढ़ें तो सबसे पहले वेन्स की हमने कहा कंप्लाइंट नेचर होती है। वेन्स क्या करेंगे, ब्लड को अपने अंदर स्टोर भी कर सकते हैं, एज ए रिजर्वायर काम कर रहे होते हैं। फिर इनका काम होता क्या है कि पूरी बॉडी से ब्लड इन्होंने लेकर हार्ट की तरफ वापस लेकर आना होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है आपकी वेन्स के अंदर। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि आपके राइट एट्रियल प्रेशर का क्या, अच्छा अब हम इसको थोड़ा सा अगेन वही हार्ट ड्रॉ किया हमने, ये हमारे पास हार्ट था, ये उसके 4 चैम्बर से। जो आपका वेन्स है ना उसका डायरेक्ट रिलेशन कहाँ से होता है, पूरी बॉडी से वेन्स ने ब्लड को लेके आना होता है राइट एट्रिया के अंदर। ठीक है, अब राइट एट्रिया के अंदर अगर कोई भी एबनॉर्मेलिटी होगी, उसके प्रेशर के अंदर कोई भी चेंज होगा, तो वो पीछे सारे के सारे वीनस सिस्टम के ऊपर, वेन्स वाले सिस्टम के ऊपर इफेक्ट डाल रही होगी। अगर हम ये देखें राइट एट्रियल प्रेशर का जो पेरिफेरल वेन्स के ऊपर क्या रिलेशन होता है, अगर यहाँ पर प्रेशर रेज किया हुआ है, राइट एट्रियल प्रेशर इंक्रीज किया है, तो ये साथ साथ क्या करेगा कि ब्लड को यहाँ पर आने नहीं देगा अपने तक, क्योंकि उसका प्रेशर ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। तो पीछे सारे के सारे जो वीनस सिस्टम है उसका प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। इस तरह अगर वीनस प्रेशर जो है वो इंक्रीज किया है तो वो राइट एट्रियल प्रेशर जो है उसको भी इंक्रीज कर देगा। यानी इंक्रीज्ड वीनस प्रेशर पेरिफेरल वीनस प्रेशर को इंक्रीज करेगा, और इंक्रीज्ड राइट एट्रियल प्रेशर भी पेरिफेरल वीनस जो प्रेशर है उसको इंक्रीज करेगा। अगर वेन्स के अंदर अपना प्रेशर इंक्रीज है तो जितनी भी आपकी वेन्स होंगी उसका पेरिफेरल वीनस प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा, और अगर एट्रिया का प्रेशर इंक्रीज है तब भी आपका वीनस प्रेशर इंक्रीज करेगा। थर्ड थिंग जो आपके पास इफेक्ट आता है प्रेशर का, वो आता है आपकी ग्रेविटी के ऊपर। अब क्या होता है कि आपकी वेन्स अगर हम बात करें तो हार्ट से ब्लड गया अयोटा के अंदर, अयोटा से कैपिलरीज के अंदर, कैपिलरी से फिर वेन के अंदर जाना है। अब इतने जाते जाते में ना अयोटा के अंदर ब्लड का सबसे ज्यादा प्रेशर होता है, कैपिलरी के अंदर जाते जाते उसका प्रेशर बिल्कुल खत्म होने वाला होता है, बहुत बिल्कुल स्लाइट मार्जिन रह जाता है उसका प्रेशर का। यही वजह है कि जब वो सर्किल, जब जो ब्लड है आपका कैपिलरी तक आता है उसका प्रेशर इतना कम होता है कि वो आराम से यहाँ पे एक्सचेंज हो जाता है कैपिलरी के अंदर ऑक्सीजन का, मेटाबोलाइट्स का, कि वो वहां पे टिश्यू को ऑक्सीजन डिलीवर कर देती है और कार्बन डाइऑक्साइड वहां से ले लेती है। फिर अब क्योंकि प्रेशर बहुत ड्रॉप हुआ हुआ है और वेन्स के अंदर क्या होता है, वेन्स ने तो दोबारा उसको ऊपर लेके जाना होता है, तो ग्रेविटी क्या करती है कि उसको एक डाउनवर्ड फोर्स उस पर एक्ट करी होती है कि ब्लड को ऊपर वापस नहीं जाने चाहिए। इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए अल्लाह ताला ने आपकी वेन्स के अंदर वाल्व्स डाले हुए हैं। वेन्स वो वेसल्स हैं जिनके अंदर वाल्व्स होते हैं, आर्टरीज के अंदर कोई वाल्व नहीं होगा और कैपिलरी के अंदर कोई वाल्व नहीं होगा। लेकिन वेन में क्या होगा कि यूं करके ना इस तरह से वैल्व बना होगा कि अगर हार्ट यूं ऊपर, ब्लड ऊपर चला भी गया है हार्ट की तरफ, तो वो वापस बैक फ्लो उसका प्रिवेंट किया जा सके। इसी तरह आगे जाता जाता जो ब्लड है वो आपके हार्ट तक पहुंच जाता है। इसके साथ साथ जो आपकी वेन्स है ना उसके साथ जो लेट्स से आपके काफ मसल्स हैं वो भी क्या करेंगे, उसके साथ यूं टाइट से जुड़े होते हैं।
काफ मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और उसकी कॉन्ट्रैक्शन से भी वेन्स को हेल्प मिलेगी कि वो ब्लड को वापस आपके हार्ट तक पंप कर सके। इस चीज की वजह से हम जो काफ मसल्स हैं उसको पेरिफेरल हार्ट भी कहते हैं। कि पेरिफेरल हार्ट क्या है कि वो एक्चुअल हार्ट नहीं है, लेकिन वो काम क्या कर रहा है कि वेन्स को हेल्प कर रहा है हार्ट तक जो है वो ब्लड को पहुंचाने के लिए। तो जो आपके काफ मसल्स हैं उनको पेरिफेरल हार्ट भी कहा जाता है। तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ योर वेन्स। नेक्स्ट हम बात करें तो दिस इज माइक्रो सर्कुलेशन, जो कि आती है आपकी कैपिलरीज के अंदर। अब कैपिलरीज मैंने आपको बताया कि बहुत ही थिन स्ट्रक्चर होता है। थिन स्ट्रक्चर क्या कि इसमें सिर्फ एक सेल लेयर होती है, यानी एक एक सेल से यूं लेयर्स बनी होती हैं, तो इतना थिन होता है कि यहाँ से आराम से ब्लड जो है वो एक्सचेंज किया जा सकता है। ये आपके पास कैपिलरी है। वन सेल ऑक्सीजन यहाँ से और जितने भी हमारी सेल्स टिश्यू को जो भी चीज़ की ज़रूरत है वो इंटरस्टिशियम के अंदर जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाता है। फिर यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड या जो भी मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको सर्कुलेशन के अंदर भेज दिया जाता है, और वो आगे वीनस जो सिस्टम है उसमें एंटर करके हार्ट में चले जाते हैं। अब इसके अंदर जो चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट होती हैं वो क्या कि ये देखो आपकी आर्टीरियूल्स, आर्टरी से आर्टीरियूल्स बनी, उन्होंने बनाया आपके पास मेटा आर्टीरियूल्स, ठीक है, सॉरी मेट आर्टीरियूल्स। मेट आर्टीरियूल से फिर आपके पास बन जाएंगी कैपिलरीज। कैपिलरीज से बनेंगे वेन्यूल्स, और वेन्यूल्स फिर आगे जाएंगे वेन्स के अंदर। ये आपके पास बेसिक स्ट्रक्चर होता है। अब इसमें ना आपके जो जंक्शन है ना आर्टेरियूल्स का और मेटा आर्टेरियूल्स का, उसके दरम्यान में होता है स्मूथ मसल सेल, जिसको जो एक स्फिंक्टर बनाता है, जिसको हम बोलते हैं पेरिकैपिलरी स्फिंक्टर। इसका मतलब क्या होता है कि अगर ये स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो रास्ता बंद हो जाएगा, और अगर ये स्फिंक्टर रिलैक्स करेगा तो रास्ता खुल जाएगा। जैसे हमारी बॉडी के अंदर बाकी स्फिंक्टर काम करते हैं, जैसे हम गैस्ट्रिक वाले जो है वो स्फिंक्टर्स को बोलते हैं, स्टमक के अंदर जो आपके स्फिंक्टर्स हैं, अगर यहाँ पे जो प्रेजेंट स्फिंक्टर है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये रास्ता बंद हो जाएगा, और अगर ये रिलैक्स करेगा तो रास्ता खुल जाएगा। इसी तरह होता है। अब ये हम आगे फर्दर पढ़ेंगे भी कि रेगुलेशन के अंदर इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो बेसिकली ये इसका स्ट्रक्चर होता है, और ये वो साइट है जहां पर आपके जितने भी एक्सचेंज होना होता है वो यहाँ पर अकर होता है, यानी आपकी कैपिलरीज के अंदर होता है। इतनी सारी एक्सटेंसिव कैपिलरीज आपकी जो है वो टिश्यू के अराउंड होती हैं, ताकि टिश्यू को ब्लड और जो भी उसको न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड है, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, वो सप्लाई कर दिया जाए, और जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड है, या जो भी प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट्स है जो उसको नहीं चाहिए, वो यहाँ से वेन्स के थ्रू जो है वो हार्ट तक वापस भेज दिया जाए। देन आपके पास आता है कैपिलरी फ्लूइड फिल्ट्रेशन। के कैपिलरी से अगर आपके पास फिल्ट्रेशन हो रही है तो उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या कंपोनेंट हैं जो इन्वॉल्व हैं। अब अगर बात करें इसके स्ट्रक्चर की, तो आपके पास यूं कैपिलरी बनी हुई है, ठीक है, ये वेन्स हैं और इस साइड पे आर्टरी है। इसके सराउंडिंग में आपके पास टिश्यूज होते हैं, ठीक है। जो सराउंडिंग है ना इसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियम, और ये आपके पास हो गई कैपिलरी, ठीक है। ये हमने बना दिया। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो फ्लूइड है ना वो एक प्रेशर एक्सर्ट करता है, इसको हम बोलते हैं कैपिलरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। जो इंटरस्टिशियम है उसके पास भी फ्लूइड होता है, और वो आपके पास इंटरस्टिशियल फ्लूइड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर एक्सर्ट करता है। दो प्रेशर्स हो गए। फिर थर्डली यहाँ पर जो प्रोटीन्स हैं वो प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, प्लाज्मा कोलॉइड प्रेशर, और यहाँ पर प्रोटीन्स होंगी वो प्रेशर एक्सर्ट करेंगी इंटरस्टिशियल फ्लूइड कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ये सारे प्रेशर काम कैसे करते हैं। अगर हमारे पास पहला प्रेशर जो है कैपिलरी हाइड्रोस्टेटिक, जो कि ये वाला प्रेशर था, अगर ये प्रेशर ज्यादा होगा तो इससे फ्लूइड बाहर आना शुरू हो जाएगा। आप ऐसे समझ लो कि ये एक ऐसा प्रेशर है जो कि फ्लूइड को धक्का मारेगा, राइट। अगर इनसाइड ज्यादा होगा तो ये फ्लूइड को बाहर धक्का मार देगा, और अगर इंटरस्टिशियल का हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ज्यादा होगा तो ये फ्लूइड को इनसाइड द कैपिलरीज जो है वो पुश कर देगा। फर्स्ट हो गया आपके पास हाइड्रोस्टेटिक वाले प्रेशर्स दो, कैपिलरी का भी और इंटरस्टिशियम का भी। सेकंड आपके पास आता है कोलॉइड। अब जो कोलॉइड है ना वो होता है आपकी प्रोटीन्स की वजह से। अब प्रोटीन्स क्या करती हैं कि फ्लूइड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। अगर आपका प्लाज्मा कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होगा तो फ्लूइड इनसाइड द कैपिलरी रन करेगा, यानी पहले वाले से ऑपोजिट हो गया। और इसी तरह अगर आपकी इंटरस्टिशियम की प्रोटीन्स का प्रेशर ज्यादा हुआ, उसका कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हुआ, तो वो फ्लूइड को आउटसाइड जो है वो आपको फ्लूइड को एक्सट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। तो जो आपके पास हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर और जो कोलॉइड प्रेशर होते हैं ये एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं।
हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जहाँ पे ज्यादा होता है वो फ्लूइड को आउटवर्ड पुश करता है, और अगर ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है तो वो फ्लूइड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो इस तरह से अगर जिस जैसे भी आपके फ्लूइड वेरी कर रहा होता है, वो इसको हम जो है वो ब्लड के फ्लूइड को, सॉरी, जैसे भी प्रेशर चेंज होता है उसके हिसाब से आपका फ्लूइड मूव करता है, आइदर इनसाइड द वेसल और आउटसाइड द वेसल। अगर हम बात करें कि टोटल फिल्ट्रेशन किस चीज पे डिपेंड करती है, फिल्ट्रेशन क्या है कि यहाँ पे जो सारा एक्सचेंज है ये इन चारों के सम पे डिपेंड करता है। जो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव प्रेशर होगा, उसको हम प्लस साइन दे देंगे, और जो नेगेटिव प्रेशर होगा उसको हम नेगेटिव साइन दे देंगे। इसका मतलब क्या है कि अगर हम बात करें आपके हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की, तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर पॉजिटिव होगा, यानी वो बाहर की तरफ फ्लूइड को डालेगा, तो पीसी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इज पॉजिटिव। फिर अगर हम बात करें कि आपके इंटरस्टिशियल फ्लूइड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, तो उसने क्या करना था, उसने फ्लूइड को ऑपोजिट जो है वो जो फ्लूइड इंटरस्टिशियल था उसने ऑपोजिट को उसको पुश करना था, यानी इनवर्ड पुश करना था, तो उसको हमने नेगेटिव साइन दे दिया। फिर आपके पास आता है कोलॉइड। जो प्लाज्मा का कोलॉइड था उसने अगेन क्या करना था कि कैपिलरी को आउट पर जो इनवर्ड है वेसल को पुश करना था, तो हमने इसको भी नेगेटिव साइन जो है वो दे दिया। और अगर हम बात करें कि इंटरस्टिशियल ऑस्मोटिक प्रेशर, तो वो फ्लूइड को बाहर निकाला होता है वेसल से, तो हमने उसको पॉजिटिव दे दिया। पॉजिटिव नेगेटिव को मैं दोबारा क्लियर कर देती हूँ। ऐसे प्रेशर जो फ्लूइड को आउटसाइड द वेसल लेकर आएंगे वो पॉजिटिव है, और ऐसे प्रेशर जो फ्लूइड को इनसाइड द वेसल लेकर आएंगे वो नेगेटिव है। इन सबको हमने कर दिया सम, यानी पीसी माइनस पी आई एफ, यानी फर्स्ट प्रेशर ये वाला माइनस दिस प्रेशर प्लस दिस प्रेशर, उनके साइंस पे इनका सम को हम एक कॉफिशेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, और वो हमें वैल्यू देगा नेट फिल्ट्रेशन की। नेट फिल्ट्रेशन क्या है कि वो रेट जिससे जो ब्लड है, जिससे जो फ्लूइड है वो एक्सचेंज हो रहा है इन योर कैपिलरीज, उसको हम फिल्ट्रेशन बोलते हैं, और उसका रेट डिपेंड कर रहा होता है इन सारे प्रेशर के सम का। और इन सब का सम कैसे लेते हैं हम, इनको नेगेटिव या पॉजिटिव साइन जो डोनेट करके। और वो कैसे होगा, पॉजिटिव साइन किसका होगा, जो फ्लूइड को कैपिलरी से बाहर जो है वो फ्लो करवा रहा है। नेगेटिव साइन उसका होगा जो वापस कैपिलरी के अंदर फ्लूइड को पुश करवा रहा है। तो इस तरह हम इसको सम करेंगे, और फिल्ट्रेशन का जो हमारे पास रेट है, फिल्ट्रेशन का जो हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू है वो आ जाती है। और इस फिल्ट्रेशन को हम बोलते हैं कैपिलरी फ्लूइड फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट आपके पास आता है कि टिश्यू का जो ब्लड फ्लो है उसको हम कंट्रोल कैसे करते हैं। अब इसका टिश्यू का जो ब्लड फ्लो है ना, टिश्यू ब्लड फ्लो क्या है कि आपके जो नॉर्मल टिश्यूज हैं उसमें ब्लड ने जहाँ भी फ्लो करना है उसको हम कैसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अब उसके कंट्रोल के अंदर ना हमारे पास लोकल कंट्रोल आता है, ह्यूमोरल कंट्रोल आता है। लोकल कंट्रोल का मतलब क्या है कि जहाँ भी कोई एबनॉर्मेलिटी हुई है उसकी सराउंडिंग में जितनी भी चीजें होंगी, आइदर वो आपके पास कुछ वेजोडाइलेटर्स हैं, या आपके पास कुछ स्फिंक्टर्स हैं, या हार्मोन्स हैं, वो किस तरह से रिएक्ट करेंगे ताकि जो आपका ब्लड प्रेशर है, जो आपका ब्लड फ्लो है, उसको हम रेगुलेट कर सकें। तो सबसे पहले आपके पास आता है एक्यूट कंट्रोल। एक्यूट कंट्रोल का मतलब, अच्छा इसको ना हम सबसे पहले कैसे डिवाइड करेंगे, लोकल या ह्यूमोरल। आपका जो टिश्यू फ्लो है, टिश्यू ब्लड फ्लो है, यानी जो टिश्यू तक ब्लड जा रहा है उसका फ्लो को मेंटेन करने के लिए दो मैकेनिज्म काम कर रहे होते हैं, या लोकल या ह्यूमोरल। लोकल हम सबसे पहले पढ़ते हैं, लोकल को आगे हम फर्दर डिवाइड करते हैं एक्यूट, ऑटो रेगुलेशन या लॉन्ग टर्म रेगुलेशन। अब एक्यूट की अगर हम बात करें, एक्यूट में क्या होता है कि लोकल वेजोडाइलेटर्स आपके पास रिलीज या वेजोकंस्ट्रक्टर रिलीज होते हैं। लेट से अगर कोई वेसल थी और उसके अंदर वो जहां पर सप्लाई कर रही है वहां पर आपको जो ब्लड फ्लो है वो ज्यादा चाहिए, तो क्या होगा कि वेजोडाइलेटर्स रिलीज होंगे, और वेजोडाइलेटर्स उसको वेसल को डायलेट कर देंगे, ब्लड के फ्लो को वो जो पास करने की एबिलिटी है उसको इजी कर देंगे। इसको अगर हम थोड़ा सा अगर ऐसे पढ़ें कि ये आपके पास नॉर्मल वेसल थी, यहाँ से ब्लड फ्लो कर रहा था, इसके अंदर से जो है वो ब्लड फ्लो कर रहा था, ठीक है। अब हमारे पास जहाँ ये ब्लड सप्लाई हो रहा था उस साइड पे आपको फ्लो ज्यादा चाहिए, तो वेजो डायलेटर्स को रिलीज किया जाएगा और वो इस वेसल को यूं डायलेट कर देगी।
ठीक है, अब क्या होगा कि ब्लड जो है ना वो यहाँ से यूं पास कर रहा है, स्लोली पास कर रहा है, जो ब्लड है वो रिजर्व हो गया है यहाँ पर। अगर हम वेजो कंस्ट्रिक्टर की बात करें तो वो इसी वेसल को जो है वो यूं कंस्ट्रिक्ट कर देगी, तो ब्लड को रेजिस्टेंस ज्यादा जो है वो फेस करनी पड़ेगी, तो ब्लड फ्लो यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। इस केस में ब्लड फ्लो इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो जहां पे आपको ब्लड फ्लो ज्यादा होगा तो वहां पे आपको वेजो डायलेशन करवानी है, और अगर आपको ब्लड फ्लो कम चाहिए होगा तो आप उसको वेजो कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन कराओगे उसकी। अब इसके अंदर हमारे पास दो थेरीज आती हैं, एक है वेजोडाइलेटर थेरी और एक है आपके पास ऑक्सीजन डिमांड थेरी। इसमें इसका मतलब क्या है कि ये आपको एक्सप्लेन करा होता है कि लोकली अगर एक्यूट कंट्रोल होता है तो वो कैसे कैसे होता है। वेजोडाइलेटर थ्योरी के बारे में अगर हम बात करें तो उसका जो ये थ्योरी स्टेट करती है दैट इज, जितना ज्यादा मेटाबॉलिज्म का रेट होगा उतनी ज्यादा वेजोडाइलेटर सब्सटेंसेस रिलीज की जाएंगी। इसका मतलब क्या है कि लेट्स से एक वेसल थी और वो ब्लड सप्लाई कर रही थी इस एरिया के अंदर, यहाँ पर। यहाँ अगर इन टिश्यूज के अंदर मेटाबॉलिज्म का रेट ज्यादा होता चला गया तो आपकी बॉडी के अंदर मोर एंड मोर वेजोडाइलेटर्स रिलीज होते जाएंगे। मेटाबॉलिज्म ज्यादा होने का मतलब क्या है कि इसके अंदर ज्यादा ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बनना शुरू हो जाएगा और इसको ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। तो उसको पूरा करने के लिए बॉडी के अंदर वेजोडाइलेटर्स रिलीज होंगे जो कि इन वेसल्स को डायलेट कर देंगे और ब्लड फ्लो को इंक्रीज करवा के आपकी मेटाबॉलिक नीड्स को इंक्रीज कर देंगे, रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर देंगे। तो यह होती है आपके पास वेजोडाइलेटर थ्योरी। दूसरी चीज होती है आपके पास ऑक्सीजन डिमांड थ्योरी। अब हम लोग अभी जो कैपिलरी के बारे में पढ़कर आए थे उसमें क्या था कि आपके कैपिलरी के ऊपर स्फिंक्टर्स थे। स्फिंक्टर्स बेसिकली स्मूथ मसल्स होते हैं। अब क्या होगा कि अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो आपका जो स्फिंक्टर है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि स्फिंक्टर को, स्मूथ मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है। ऑक्सीजन की अगर वहां पर लैक कर रहा है तो आपके पास स्मूथ मसल्स यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करना बंद कर देगा और जो कैपिलरी का रास्ता था वो खुल जाएगा। कैपिलरी के रास्ते खुलने की वजह से ब्लड फ्लो दोबारा इंक्रीज कर जाएगा। तो एक आपके पास ऑक्सीजन डिमांड थ्योरी भी हो गई और दूसरी आपके पास वेजोडाइलेटर थ्योरी भी होगी कि जिसकी वजह से आपकी वेसल्स का जो ब्लड फ्लो था वो इंक्रीज किया जा रहा था। इसमें जो वेजोडाइलेटर सब्सटेंसेस होती हैं उनके आप नाम नोट कर लो, दे आर एडिनोसिन, ग्लूकोज, पोटेशियम आइंस, कार्बन डाइऑक्साइड, हिस्टामीन, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स एंड हाइड्रोजन आयंस। ये वो सब्सटेंसेस हैं जो एज ए वेजोडाइलेटर काम कर रही होती हैं। देन हम बात करते हैं ऑटो रेगुलेशन ऑफ लोकल ब्लड फ्लो की। अब ऑटो रेगुलेशन कैसे होती है आपके पास, यहाँ पर ऑटो रेगुलेशन का मतलब क्या है कि इमीडिएटली अगर अगर किसी भी जगह पर एक्यूट राइज इन एट्रियल प्रेशर हो गया है तो इट विल कॉज एन इमीडिएट राइज इन ब्लड प्रेशर। ठीक है, इसको आसान अल्फाज में हम क्या करें कि आपके पास दो थेरीज अगेन इसके अंदर आती हैं, मेटाबॉलिक थ्योरी और मायोजेनिक। ऑटो रेगुलेशन के अंदर in any tissue of the body an acute increase in the arterial pressure causes immediate rise in blood flow। अगर आर्टरी के अंदर प्रेशर इंक्रीज होगा इमीडिएटली तो उसके रिजल्ट के अंदर क्या होगा कि आपका ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा। अगेन मेटाबॉलिक थ्योरी के अंदर क्या होता है, जब ये ना आपके पास इन रिस्पॉन्स टू आर्टीरियल प्रेशर होता है कि अगर आर्टीरियल प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है तो हमारे पास उसको किस तरह से रेगुलेट किया जा रहा होता है। मेटाबॉलिक थ्योरी और मायोजेनिक थ्योरी दो चीजें आती हैं इसके अंदर। मेटाबॉलिक थ्योरी क्या स्टेट करती है कि अगर आर्टीरियल प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया है तो एक्सेस ब्लड फ्लो वहां पर ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा। हम लोगों ने क्या कहा, आर्टीरियल प्रेशर अगर इंक्रीज करता है, आर्टीरियल प्रेशर अगर इंक्रीज करता है तो ब्लड फ्लो इंक्रीज करेगा, राइट। अब इसका मतलब क्या है कि अगर आर्टीरियल प्रेशर इंक्रीज करा है तो वहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई को इंक्रीज कर दिया जा रहा है, इसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक नीड। कहीं भी मेटाबॉलिक नीड थी वहां पर हमने आर्टीरियल प्रेशर को इंक्रीज कर दिया ताकि वहां पर ऑक्सीजन सप्लाई को इंक्रीज कर दिया जाए। दूसरी होती है आपके पास मायोजेनिक। मायोजेनिक जो है थेरी वो क्या सजेस्ट करती है कि अगर आर्टीरियल प्रेशर ज्यादा होगा, आपकी वेसल्स ज्यादा स्ट्रेच करेंगी, उसके रिएक्शन के अंदर आपकी वेस्कुलर कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी। ये क्या होता है कि अगर ये ना हार्ट के अंदर भी होता है, आपकी वेसल्स के अंदर भी होता है कि अगर आप जितनी फोर्स से एक वेसल को स्ट्रेच करोगे, प्रेशर इंक्रीज करेगा तो ये वेसल स्ट्रेच करेगी ना, जितनी फोर्स से आप इसको स्ट्रेच करोगे वो वापस उतनी फोर्स से फिर कंस्ट्रिक्ट करेगी। तो जब आपकी वेसल हाई आर्टीरियल प्रेशर की वजह से जो है वो प्रेशर इंक्रीज करेगा, उसके रिजल्ट में जो आपके पास जो है वेसल वो कंस्ट्रिक्ट करेगी। हाई प्रेशर के स्ट्रेच की वजह से
एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा जिसकी वजह से वो दोबारा कंस्ट्रक्ट करेगी जो कि ब्लड फ्लो को वापस नॉर्मल ले आएगी। तो इस तरह से ब्लड फ्लो को बढ़ाया भी जाता है और डिक्रीज भी किया जाता है मेटाबॉलिक थ्योरी में भी और नेक्स्ट मायोजेनिक में भी। हमने ये कहा कि अगर बहुत ज़्यादा वहाँ पर आर्टीरियल प्रेशर हो गया है तो क्या होगा कि यहाँ पे प्रेशर की वजह से स्ट्रेच ज़्यादा होगा और स्ट्रेच के बाद वो कंस्ट्रिक्ट कर जाएगा। तो कंस्ट्रक्शन के बाद क्या होगा कि आपका ब्लड फ्लो ज़्यादा जो यहाँ पर हुआ था उसको वापस नॉर्मल की तरफ ले आएगा। यानी आपकी जो बॉडी है वो दोनों तरीके से रिस्पॉन्ड कर रही होती है कि अगर प्रेशर ज्यादा हो गया तो उसको कैसे मेंटेन करना है और प्रेशर कम हो गया तो उसको कैसे मेंटेन करना है। थर्ड आपके पास चीज आती है जो आपके पास ह्यूमोरल रिस्पॉन्स होता है। ह्यूमोरल रिस्पॉन्स का मतलब होता है कि जो हॉर्मोन्स या आयंस हैं वो लॉन्ग टर्म कैसे सॉरी लॉन्ग टर्म के अंदर हम पहले एक और चीज बने फिर हम ह्यूमोरल पे चलते हैं। लॉन्ग टर्म में क्या है कि कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं आपकी बॉडी के अंदर। अगर कोई ऐसा टिश्यू आपकी बॉडी के अंदर आ गया है, लेट्स से कि एक पर्सन है और उसने बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया तो उसकी मसल्स को नॉर्मल से ज्यादा ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। इस केस के अंदर क्या होगा कि आपकी बॉडी न्यू वेसल्स बनाना शुरू कर देगी, न्यू ब्लड वेसल्स, ताकि पहले से ज्यादा ब्लड वेसल्स हों। जितनी ज्यादा ब्लड वेसल्स होंगी उतना ज्यादा हार्ट जो ब्लड है वहां पे फ्लो किया जाएगा। न्यू वेसल्स की फॉर्मेशन को हम बोलते हैं एंजियोजेनेसिस। ये आपके पास एक लॉन्ग टर्म कंट्रोल आता है। लॉन्ग टर्म कंट्रोल का मतलब क्या है कि एक ऐसा कंट्रोल होगा जिसको बनने में बहुत ज्यादा टाइम भी लग रहा है और जो बहुत एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट देने वाला है। इन सब में क्या करना है कि अगर ब्लड प्रेशर इंक्रीज या ब्लड फ्लो इंक्रीज या डिक्रीज किया तो उसको हमने कुछ अर्से कुछ टाइम के लिए मेंटेन किया और फिर वापस नॉर्मल पे आ गए। लॉन्ग टर्म में क्या है कि ऐसे परमानेंट चेंजेस आ जाएंगे बॉडी के अंदर जो कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट देंगे, जिसके जैसे कि न्यू ब्लड वेसल्स का बन जाना, कि वो पहले से बनी वेसल्स को डायलेट नहीं कर रहा, कंस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा, बल्कि न्यू वेसल्स बना रहा है। न्यू वेसल्स के बनने को हम बोलते हैं एंजियोजेनेसिस। और कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जो कि इस जो फिनोमिना है उसको इंक्रीज करती हैं, वेस्कुलरिटी को बनने को इंक्रीज करती हैं, जिसके अंदर आपके पास चार लिखी हुई है कि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी, एंजियोजेनिन, फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर या वेस्कुलर एंडोथेलियल डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर। ये ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा होगी और वहां पर ब्लड वेसल्स जो है वो दोबारा न्यू बनने शुरू हो जाएंगे, एंजियोजेनेसिस होना शुरू हो जाएगा। तो ये लॉन्ग टर्म आपके पास जो इफेक्ट आता है उसके कॉजेज हैं। देन आपके पास ह्यूमोरल रिस्पॉन्स आता है। ह्यूमोरल रिस्पॉन्स का मतलब क्या है कि हॉर्मोन्स जो हैं ये आयंस सिक्रीट किए जाएंगे जो आपके वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट या डायलेट करेंगी। अब उसके अंदर वेसो कंस्ट्रिक्टर एजेंट्स के अंदर आप लोग नेम देख लें, नोर एपिनेफ्रीन और एपिनेफ्रीन, एंजियोटेंसिन 2, वेसोप्रेसिन, एंडोथेलिन। ये चीजें हैं जो कि वेजो कंस्ट्रक्टर के तौर पे काम करती हैं। इसके अलावा वेजो डायलेटर्स के तौर पे काम करता है ब्रेडिकाइनिन, हिस्टामिन। और आपके पास जो आयंस आते हैं इसके अंदर कैल्शियम आयन, पोटेशियम आयन, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन और इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन। और अगर नेगेटिव आयंस की बात की जाए तो एसीटेट एंड सिट्रेट। ये वो आयंस हैं जो कि आपकी सर्कुलेशन को चेंज कर रहे होते हैं। तो ह्यूमोरल रिस्पॉन्स के अंदर वेजो कंस्ट्रक्टर एजेंट्स या वेजो डायलेटर एजेंट्स या कुछ आयंस होंगे जो आपकी वेसल्स के जो है वो डायलेट करेंगे या उसको कंस्ट्रक्ट करेंगे। देन आपके पास आता है नर्वस रेगुलेशन और सर्कुलेशन। अब लेट्स से कि आपकी बॉडी के अंदर कोई भी जो है वो चेंजेस आए हैं और उसको कंट्रोल करना है आपके नर्वस सिस्टम ने। तो नर्वस सिस्टम किस तरीके से जो है वो उसको डिटेक्ट करता है और चेंज करता है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक फ्लो उसके अंदर इंड्यूस होते हैं। सबसे पहले क्या होगा कि अगर सर्कुलेशन के अंदर कोई भी चेंज आया है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज, ब्लड फ्लो इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है, प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है, तो आपके ब्रेन के अंदर कुछ ऐसे स्पेसिफिक एरियाज होते हैं जो उसको डिटेक्ट करते हैं। उनको हम बोलते हैं वेजोमोटर सेंटर्स। उसकी लोकेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि वेजोमोटर सेंटर जो है वो कहाँ कहाँ पर लोकेट होते हैं। आपके पास वेजोमोटर सेंटर होता है मेड्यूला और लोअर थर्ड ऑफ पॉन्स के अंदर। अब इसका फिनोमिना कंप्लीटली नोन नहीं है, लेकिन वेजो कंस्ट्रक्टर एरिया जो कि डिटेक्ट करेगा कि वेजो कंस्ट्रक्शन हो रही है कहीं पे, दैट इज इन योर बायलैटरली एंट्रोलेटरल पोर्शन ऑफ अपर हाफ ऑफ मेड्यूला। वेजो डायलेटर एरिया इज इन योर लोअर हाफ ऑफ मेड्यूला। इसके बाद सेंसरी एरिया होता है दैट इज इन योर न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस ऑफ मेडुला एंड लोअर पॉन्स। और इसके साथ साथ मतलब ये जो आपको सिंपैथेटिक सप्लाई जो है वो देता है और इसके साथ पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई भी होती है। तो ये वो सेंटर्स हैं आपके ब्रेन के अंदर जो डिटेक्ट करते हैं एनी चेंज इन योर सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके बाद वो जहाँ आपके पास या तो वो सिंपैथेटिक डिस्चार्ज भेजेंगे या वो पैरासिम्पैथेटिक डिस्चार्ज भेजेंगे डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन कि अगर ब्लड फ्लो इंक्रीज है या डिक्रीज है तो उसको कैसे चेंज किया जा सकता है। तो ये आपके पास कुछ सेंटर्स हैं जिनकी इंपॉर्टेंस है कि आपके पास एमसीक्यू के तौर पर आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आपने इसको ऐसे ही याद करना है।
इसके बाद आपके पास आता है रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। अब अगेन यही जो नर्वस कंपोनेंट थे ये